लो भाई, रिकॉर्डिंग कर ली अपन, है ना। तो अपन उसको शुरू कर लेते हैं। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में अपन क्या करेंगे, दोनों ही डिकम्पोज होता है, बोथ गेट्स डिकम्पोज, है ना। दोनों ही कार्बोनेट भी डिकम्पोज होते हैं और दोनों ही डिकम्पोज होते हैं। कार्बोनेट्स आर सॉलिड्स and bicarbonates are liquids. Bicarbonates of alkaline earth metal are liquids. Of alkaline earth metal are liquid. Metal are liquids. ये liquids होते हैं और डिकम्पोज दोनों ही होते हैं। अगर अपने पास एग्जांपल ले लें, अपन कोई भी कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे बेरियम कार्बोनेट है अपने पास, इसको डिकम्पोज करेंगे तो अपन बेरियम, राइट ना, ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। तो डिकम्पोज करने से कार्बोनेट जो है वो ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है। अगर अपने पास बाइकार्बोनेट है, जैसे बेरियम का बाइकार्बोनेट होगा, ये तो सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होता है। अगर अपने पास बेरियम बाइकार्बोनेट है विच इज अ लिक्विड, जैसे मैंने आपको बताया सारे के सारे बाइकार्बोनेट लिक्विड होते हैं, तो ये बेरियम हीट करने से बेरियम कार्बोनेट का पीपीटी बनाएगा प्लस अपन कहेंगे CO2 प्लस H2 बना देगा डिकम्पोज करने से, ये गैसेस होता है। लेकिन बेरियम कार्बोनेट खुद डिकम्पोज होता है, तो अपन कहेंगे और हीट करेंगे तो बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये अपन बना देंगे इस टाइप से। तो अपन क्या करें, प्रोडक्ट ये वाला बताएंगे ये वाला, तो अपन कहेंगे अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अपन ये वाला ही बताएंगे। अगर मेंशन है कि क्योंकि बेरियम कार्बोनेट जो होता है वो व्हाइट पीपीटी होता है, अगर अपन से कहेंगे कि भाई बाइकार्बोनेट को हीट करके व्हाइट पीपीटी बनता है, तो दिस इज व्हाइट पीपीटी, वैसे तो सॉलिड ये भी व्हाइट पीपीटी है, तो डिकम्पोज करके अपन प्रोडक्ट यही बताएंगे, फिर ये प्रोडक्ट नहीं बताएंगे क्योंकि ये खुद भी डिकम्पोज होता है, तो अपन डिकम्पोज करेंगे। तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों ही डिकम्पोज होता है। बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करेंगे तो भी अपन को ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा, लेकिन इसमें 2 मोल्स ऑक्साइड मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और 1 मोल H2O मिलेगा ऑक्साइड के साथ। लाइक दैट वी कैन राइट बाइकार्बोनेट। उसमें और ज्यादा कुछ नहीं है बाइकार्बोनेट में। नाइट्राइड्स की बात कर लेते हैं। मेटल, ऑल मेटल्स दे रिएक्ट विथ N2, तो मेटल नाइट्राइड बनाता है। और मेटल नाइट्राइड को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे, H2O है, हाइड्रोलाइज मतलब पानी के साथ रिएक्शन करना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइज्ड। तो अगर अपन इसे पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया गैस लिबरेट होता है और मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मेरे पास मैग्नीशियम है, अपन इसको N2 से रिएक्ट करते हैं तो ये Mg3N2 बनाएगा, Mg3N2 बनाता है। सो Mg3N2 बनेगा और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। और मैग्नीशियम नाइट्राइड विच इज अ व्हाइट पीपीटी, ये भी व्हाइट पाउडर होता है नाइट्राइड। जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे अपन तो फिर अमोनिया गैस लिबरेट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे और अमोनिया। सभी नाइट्राइड, जितने भी नाइट्राइड हो, चाहे कोई भी नाइट्राइड हो, उसको पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो अमोनिया गैस लिबरेट जरूर करेगा, चाहे वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो या मैग्नीशियम नाइट्राइड हो या कोई भी नाइट्राइड हो, वो अमोनिया गैस जरूर लिबरेट करेगा। रिएक्शन विद कार्बन, अगर अपन रिएक्शन विद कार्बन एटम की बात करेंगे तो बेरिलियम रिएक्ट, दे फॉर्म कार्बाइड्स, दे फॉर्म मेटल कार्बाइड्स, दे फॉर्म मेटल कार्बाइड्स। जैसे अगर अपन लिखेंगे बेरिलियम को डायरेक्टली कार्बन के साथ हीट करोगे तो बेरिलियम कार्बाइड बनता है, Be2C बनता है। मैग्नीशियम को अगर कार्बन से रिएक्ट करोगे, आप हीट करोगे तो हीटिंग से ही बनेगा, तो ये मैग्नीशियम कार्बाइड बनाता है, लेकिन ये Mg2C3 बनाता है, Mg2C3 बनाता है। और अगर अपन स्ट्रॉन्शियम या कैल्शियम या बेरियम को रिएक्ट करेंगे कार्बन के साथ तो CH2 बनाता है,
कैल्शियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड को अगर पानी से रिएक्ट करोगे तो मीथेन गैस बनता है प्लस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। वो मेटल का तो हाइड्रोक्साइड बनाना पड़ेगा अपन को। और ऑक्सीजन 4 है तो अपन 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। इधर भी अपन वैसे ही बैलेंस करेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन इसमें है और 3 टाइम्स होगा तो 6H2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो इससे बैलेंस होगा। मैग्नीशियम कार्बाइड को अगर अपन हाइड्रोलाइज करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन बनाता है। मैग्नीशियम कार्बाइड से प्रोपाइन बना सकता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोपाइन बनेगा, और कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिटिलीन बनाता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिटिलीन बनाएगा प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ लेते हैं। और मोस्टली ये वाला मैग्नीशियम वाला प्रोपाइन किससे बनता है, इसलिए अपन को हमेशा याद होना चाहिए कि प्रोपाइन कौन बनाता है। दिस इज ईथर एंड दिस इज मीथेन। ये क्वेश्चन में जरूर पूछते हैं अपन से कार्बाइड्स वाले पार्ट, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछते हैं किससे प्रोपाइन बनेगा, किससे कार्बाइड बनेगा, उस टाइप से क्वेश्चन से अपन से पूछते हैं। अपन क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वी गेट कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO, मतलब कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO बनेगा। फिर अपन कैल्शियम कार्बाइड जो बनेगा इसको रिएक्ट करते हैं N2 के साथ। अगर कैल्शियम कार्बाइड को N2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है प्लस कार्बन। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम साइनामाइड। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम साइनामाइड। और कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिक्सचर को कहते हैं, इस मिक्सचर को अपन कहते हैं नाइट्रोलियम। इस मिक्सचर को अपन कहते हैं नाइट्रोलियम। नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर बोलते हैं अपन इसे, नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर। सो नाइट्रोलियम इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। वो कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 plus C is used as fertilizer, as fertilizer। वो अपन चेक करेंगे नेक्स्ट पेज पे कि फर्टिलाइजर जैसे कैसे एक्ट करता है। सो कार्बन के साथ रिएक्ट करूंगा तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। अब अपन चेक करते हैं कैल्शियम साइनामाइड को कैसे अपन वाटर के साथ डिसॉल्व करके फर्टिलाइजर जैसे बना सकते हैं अपन उसे। वो फर्टिलाइजर क्या होता है वो अपन अभी करेंगे। कभी कभी अपन से कैल्शियम साइनामाइड का स्ट्रक्चर ही पूछते हैं। कैल्शियम साइनामाइड का स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं इस पे। कभी कभी अपन से ऐसे पूछ लेते हैं। नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर जो फॉर्म हुआ उसको अपन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो CO2 के साथ रिएक्ट करके साइनामाइड बना देता है। लेट द साइनामाइड है। नेक्स्ट पेज पे चलें।
सर 1 मिनट। हाँ, इसलिए वेट करना था। हो जाए तो बता देना भाई। हो गया सर। ठीक है। जो अपन नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर को रिएक्ट करते हैं, मतलब कैल्शियम साइनामाइड को, कैल्शियम साइनामाइड को रिएक्ट करते हैं वाटर और एच वाटर के साथ और CO2 के साथ। तो कैल्शियम साइनामाइड रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन साइनामाइड, दैट इज कॉल्ड ओनली साइनामाइड, प्लस CaCO3 बनता है। दिस इज कॉल्ड साइनामाइड। और साइनामाइड को जो अपन रिएक्ट करते हैं, दिस इज साइनामाइड। साइनामाइड इज ट्रीटेड विथ, है ना, वाटर टू फॉर्म, अपन इसे वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं और H2S से भी रिएक्ट कर सकते हैं, और H2S टू फॉर्म यूरिया, it is going to form urea. अगर वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो यूरिया बनेगा, और अगर H2S के साथ रिएक्ट करूंगा तो थायोयूरिया बनेगा, और थायोयूरिया विद H2S, दिस इज कॉल्ड थायोयूरिया। दिस विल बी फॉर्म। तो दिस इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। कैल्शियम कार्बाइड जो है उससे अपन फर्टिलाइजर बनाते हैं। सो कैल्शियम कार्बाइड को अपन क्या करेंगे, N2 के साथ रिएक्ट करके साइनामाइड बनाएंगे। साइनामाइड को अपन वाटर और CO2 के साथ साइनामाइड बना के फिर अपन H2O या H2S के साथ ये रिएक्ट करके बना देता है यूरिया, दैट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, राइट। तो ये अपना 7th मेथड होगा। सर थायोवर्ड सल्फर सब्स्टिट्यूशन के लिए बोलते हैं क्या? बिल्कुल भाई, अपन ने SH लिखा तो इट इज थायोल, अगर अपन OH लिखते थे तो वो अल्कोहल था। ओके सर। ठीक है ना। अब अपन सल्फेट की बात करेंगे। तो ऑल मेटल सल्फेट जितने भी होते हैं, मेटल सल्फेट, अगर इसको कार्बन के साथ हीट करोगे, कार्बन या पेपर पैलेट भी लेकर आते हैं कभी कभी, तो इट विल फॉर्म मेटल सल्फाइड। वो रिड्यूस हो गया ना भाई, मेटल सल्फेट था, अपन ने कार्बन के साथ हीट किया तो M2S बन गया प्लस CO2 बन गया, दैट इज हाउ वी गेट द प्रोडक्ट।
मेटल सल्फाइड प्लस प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब मेटल सल्फाइड में मेटल का वैलेंसी तो 2 है, सो विल राइट लाइक दिस अल्कलाइन अर्थ मेटल। solubility in liquid ammonia, in liquid NH3 बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अल्कली मेटल्स होता है। When dissolved in liquid ammonia, they form blue color solution. Blue color solution. Solution when dissolved in HNO3. In HNO3. Dissolved in liquid ammonia. जैसे कि अपन ने अल्कली मेटल्स में भी लिखा था। इवेपोरेशन ऑफ NH3, अगर अपन अल्कली मेटल से करें अमोनिया फ्रॉम अल्कली मेटल्स, अगर अपन अल्कली मेटल सॉल्यूशन से अमोनिया को इवेपोरेट कर दें तो दे गिव्स मेटल बैक। मेटल, बट अगर अपन लिक्विड अमोनिया अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्ट करें, बट फ्रॉम अल्कलाइन अर्थ मेटल on heating they gives on evaporation they gives metalamides, but hexamides they gives like this hexamides। पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं NH3 which slowly decompose to give, they give this which slowly decompose to give metalamides, NH2 whole twice, they are metalamides plus ammonia plus H2 is the amides। मेटलामाइड बोलते हैं, वो उसमें भी बना था अल्कली मेटल्स, बट उसमें कैटलिस्ट के साथ बना था जब अपन ने प्लेटिनम आयरन या फिर FeNO3 के साथ रिएक्ट करवाया था। concentrated solution is of bronze color, वो उसमें भी बना था due to formation of metal clusters, due to formation of metal clusters। ये अपन ने उसमें भी बनाया था, तो ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल बढ़ाएंगे। और अपन ने वहां ये भी पढ़ा था कि पेयरिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ने से पेयरिंग हो जाती है तो उनका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी कम हो जाता है और लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो अपन ने पढ़ा था। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे अल्कली मेटल्स में। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्स, अगर किसी मेटल को कॉम्प्लेक्स बनाने हैं ना तो उसका साइज छोटा होना चाहिए और चार्ज ज्यादा होना चाहिए फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन metal must have small size and high charge density, तो फिर ये वाला जो कंसेप्ट है किसी भी मेटल के लिए अगर उसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो छोटा साइज होना चाहिए और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। Only beryllium forms metal complex। ऑब्वियसली बात है उसी का साइज सबसे छोटा है और सो चार्ज डेंसिटी भी उस पर ज्यादा होगा।
तो बेरिलियम कॉम्प्लेक्सीज ऐसे भी बनाता है, सॉल्ट जैसे बना सकता है। 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपन Cl2 भी लिख सकते हैं, सल्फेट भी लिख सकते हैं, कोई भी सॉल्ट हो जाएगा। सोडियम बेरिलेट भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब, कॉम्प्लेक्सीज का मतलब होता है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट बना हो, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट बना होता है जिस सॉल्ट में, उनको अपन कॉम्प्लेक्सीज बोलते हैं, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट बना हो। राइट। फिर अपन बेरिलियम फ्लोराइड्स भी बना सकते हैं ऐसे। मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज के लिए अपन कोई अल्कली मेटल यूज कर लेंगे, तो हाइड्रोक्साइड की जगह अपन फ्लोराइड्स भी ले सकते हैं, BF3 नेगेटिव भी ले सकते हैं ऐसे। और कुछ कुछ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं बेरिलियम के, BeRO6 ऐसे ही बना देते हैं। वेर RO अपन लिख सकते हैं, दैट इज कोई एसिड लिख सकते हैं, RCO नेगेटिव लिख सकते हैं, PHCO नेगेटिव लिख सकते हैं, नाइट्रेट भी लिख सकते हैं। इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्सेस बेरिलियम बनाएगा, दे आर मोस्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑब्वियसली बात है, बेरिलियम होता है ना, तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 है, तो p वाला पूरा खाली पड़ा होता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, दो तो अपन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं और p पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां भी ले आओगे तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है कोई भी बेरिलियम। d ऑर्बिटल होता नहीं है उसमें, इसलिए 4 बॉन्ड तो अपन बना ही सकते हैं। दैट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। थोड़ा सा अपन सॉल्युबिलिटी भी लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। सर एक डाउट है सर, ये जो बोलो। कॉम्प्लेक्सिटीज में मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो उसका और वो कर्व ब्रैकेट का डिफरेंस क्या होगा, मतलब क्या मतलब ये होगा देख, उससे? अगर अपन जैसे OH लेते हैं माइनस, ठीक है ना, अब अपने पास मान लो OH को 3 टाइम लिखना है, तो अपन क्या करते हैं कि ये नंबर ऑफ टाइम डिनोट करेगा ये, यस सर। कि वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने बार लिखना पड़ा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट यूज्ड है तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो डिसोसिएट नहीं होता। मान लो मैंने ऐसे लिखा, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये ऐसे होगा, स्क्वायर ब्रैकेट डिसोसिएट नहीं होता, उसके अंदर ये वाला पार्ट लिखा रहेगा, वो कभी डिसोसिएट नहीं होता है। जबकि अपन को पता है कि अगर आप ऐसे लिखोगे, अगर आप ऐसे लिखोगे तो मैग्नीशियम और OH माइनस है, इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा। लेकिन अगर कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है तो वो कभी डिसोसिएट नहीं होती पानी में। ओके सर, गॉट इट। वो मतलब वो डिफरेंस एक अलग पूरा का पूरा ये अलग हो जाएगा, है। एलिमेंट बिल्कुल, टाइप। हाँ बिल्कुल, एलिमेंट टाइप या आयन टाइप वो बिल्कुल अलग से आयन बन जाएगा। थोड़ा सा अपन सॉल्युबिलिटीज लिख लेते हैं, सर सर एक पिछला मिनट। पेज देखें। चलेगा? ये लो।
हो गया? जब हो जाए तो बता देना। यस सर। ठीक है। सॉल्युबिलिटी में एक तो अपन लिख सकते हैं फ्लोराइड्स, हाइड्रोक्साइड्स etc. increases down the road. क्लोराइड वगैरह भी लिख सकते हैं। Chlorides, bromides and iodides increases down the road. Carbonate, sulfates, decreases down the road. Only beryllium and magnesium are sparingly soluble. Are slightly soluble. बाकी दूसरे कार्बोनेट और सल्फेट होते हैं वो तो सॉल्युबल भी नहीं होते। बाकी दूसरे कार्बोनेट और सल्फेट जो होते हैं वो तो सॉल्युबल भी नहीं होते। ठीक है, तो जैसे बेरियम कार्बोनेट है इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर वेट पीपीटी, so they doesn't dissolve in water. वो वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होते। अब अपन कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं। एक तो अपन लाइम वाटर की बात करेंगे, दैट इज लाइम, क्विक लाइम की बात करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम। इसमें कंपाउंड्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इज अ व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इसका। कैल्शियम कार्बोनेट खुद ही डिकम्पोज होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अगर इसको डिकम्पोज करना है तब तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। Commercially, it is prepared by heating. It is prepared by heating calcium carbonate. CaCO3 को 1000 डिग्री पे हीट करना होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। It is basic in nature. Basic in nature. और बेसिक होता है। So reacts with CO2, NH4Cl, मतलब जो भी एसिडिक होता उन सब से रिएक्ट करेगा। Acids that will react with the acids. The addition of limited quantity of water. सर वो आपने क्विक लाइम के बाद व्हाइट क्या लिखा है? White amorphous. ओके सर। The addition of limited quantity of water or slaking of light. Limited quantity of water
The addition of limited quantity of water, it breaks into lumps. और चूने की बात कर रहे हैं अपन, जो मतलब व्हाइट वॉश में यूज करते हैं ना, क्विक लाइम. It is highly exothermic process, अपन को पता है. This process is called slaking of lime. Process is called slaking of lime. Of lime. So कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. That's exothermic process. सबने देखा होगा घर में, जब अपन व्हाइट वॉश करने वाला जो चूना होता है ना, उसको पानी में डालते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड. Dry slaked lime is heated with Cl2 to give a bleaching powder. It gives a bleaching powder. सर मतलब स्लेकिंग ऑफ लाइम थर्मोडायनामिकली फेवरेबल है क्या? बिल्कुल, बहुत ज्यादा. इट्स हाईली एक्सोथर्मिक ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी थर्मोडायनामिकली फेवरेबल रिएक्शन. अगर बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा तो इट विल बी थर्मोडायनामिकली फेवरेबल रिएक्शन. So this is quick lime. इसके कंपाउंड्स में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता है, ये सारा पार्ट अपन को पहले से पता होता है. कुछ नया तो है नहीं, बेस है तो सारी प्रॉपर्टीज पता है अपन को पहले से. कैल्शियम कार्बोनेट देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं. CaCO3 लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने पास होगा तो फिर इसको CO2 पास करेंगे, इट टर्न्स मिल्की. कैल्शियम कार्बोनेट, तो दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर. दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर. और CO2 के साथ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है. अगर अपन इसमें एक्सेस ऑफ CO2 ऐड करें तो फिर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है व्हाइट पीपीटी. ये तो व्हाइट पीपीटी आता है. अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो इट विल गिव अस कैल्शियम बाइकार्बोनेट विद एक्सेस ऑफ CO2. कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है. अपन ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं. अपन कोई कैल्शियम का पाउडर ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, इट इज वाटर सॉल्युबल, उसमें Na2CO3 से रिएक्ट करवा देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा. ये तो लैब में भी बना सकते हैं अपन ऐसे. लैब में दोनों ही मिल जाते हैं. That is how we get. अभी कैल्शियम कार्बोनेट इज अ फ्लफी पाउडर. बेसिक होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है. It is white fluffy powder.
जैसे टेल्कम पाउडर होता है ना, फ्लफी, वैसे ये भी होता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। In water, but dissolve in acids. But it dissolve in acid, obviously बात है, अब बेस है तो एसिड में तो डिसॉल्व हो गई, but dissolves in acids. We can write like that, but it dissolve in acids. कैल्शियम कार्बोनेट HCl में भी डिसॉल्व होता है, H2SO4 में भी डिसॉल्व होता है, गिविंग CO2 गैस। उसमें CO2 गैस लिबरेट भी होता है अगर एसिड में डिसॉल्व करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट काफी चीजों को बनाने में यूज होता है, च्युइंगम में भी होता है, टूथपेस्ट में भी होता है, एंटासिड भी बनाते हैं अपन उससे। It is used in preparation of toothpaste, chewing gums, मार्बल, मार्बल तो उसको बोलते ही, एंटासिड्स, एंटी एसिड्स ना, जब एसिडिटी वगैरह होता है तो अपन एंटासिड्स वगैरह मेडिसिन लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड एंटासिड्स, एंटी एसिड्स। उनके प्रिपरेशन में भी काम होता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखेंगे अपन। मैंने आपको अल्कली मेटल्स के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखने के लिए बोला था, लिखा? यस सर। चलो तो भेज देना उस पर ग्रुप पे, क्या लिखा तुम लोगों ने, मुझे ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर वेट। वेट कर रहा हूँ। हो गया? मैं हो जाए तो बता देना। तो नेक्स्ट पेज पे चलें। यस। चलो, तो नेक्स्ट पेज में
थोड़ा सा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं और कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में अगर अपन अमाउंट की बात करें, अमाउंट, तो कैल्शियम ज्यादा होता है बॉडी में मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में, या कॉपर के कंपैरिजन में। डेली रिक्वायरमेंट of calcium is 200 to 300 milligrams. इतना कैल्शियम तो डेली अपन को चाहिए ही होता है। Magnesium oxide is cofactor of all the enzymes present in the body. और बॉडी में बगैर एंजाइम के कुछ नहीं होता। That utilizes adenine triphosphate, ATP बोलते हैं अपन उसे, in phosphate transfer. And energy release. Phosphate transfer भी होता है और एनर्जी रिलीज होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड वी कैन राइट दैट मैग्नीशियम क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, कंटेन मैग्नीशियम, which store energy. Energy is catalyst and transfer it to for photosynthesis and transfer it for photosynthesis. मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का काम होता है, क्लोरोफिल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। उसका काम होता है कि भाई अगर मान लो सन रेज नहीं भी है तो भी फूड मतलब बना सकता है, अपना प्लांट फूड बना सकता है। कैसे? वो क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता रहता है, जब एक सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है तो ट्रांसफर कर देता है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दैट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट्स, द ग्रीन पिगमेंट। Magnesium deficiency in the body causes convulsions. अगर मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी है तो उससे अपन को डिजीज होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वल्जन एंड न्यूरोमस्कुलर इरिटेशन। कन्वर्जन मतलब आप कभी कभी देखा होगा ना, किसी कोई मतलब ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपना हाथ भी नहीं उठा सकते, मतलब दे रिक्वायर, वो लिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे अपने हैंड को, वो खड़े भी नहीं हो पाते। दैट डिजीज इज कॉल्ड कन्वर्जन। कैल्शियम इंपॉर्टेंट फॉर, क्लोरोफिल का आगे क्या लिखा है? क्लोरोफिल डैश लिखा हुआ है, कंटेन मैग्नीशियम। कैल्शियम फॉर ब्लड कोगुलेशन, मतलब टू स्टॉप द ब्लीडिंग इज कॉल्ड ब्लड कोगुलेशन। एंड इन बोन्स एंड टीथ, and present in bones and teeth. In bones and teeth. That's about the biological importance. Mostly अपन से क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। I'm not telling कि बाकी पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हैं। तो एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड के बुक में सारा कुछ गिवन है, पूछ सकते हैं। अपन कुछ पॉइंट्स लिख लेता है।
एक तो अपन मैग्नीशियम के कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं। अपने पास मैग्नीशियम क्लोराइड है 6H2O, ये अपन को सी वाटर से मिलता है। अगर अपन इसको आप HCl गैस के साथ हीट करोगे तो एनहाइड्रस MgCl2 मिलेगा अपन को। वाटर हट जाएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा NaCl में तो I'll get मैग्नीशियम। gives magnesium at कैथोड। लो भाई, ये मैग्नीशियम का प्रिपरेशन मेथड बता दिया हमने, ये डाउस प्रोसेस होता है, इसका डाउस प्रोसेस। हाउ मैग्नीशियम इज प्रिपेयर्ड, वो मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम बता दिया मैंने पूरा। इसको अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करूंगा तो व्हाइट पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करोगे तो वाटर रिमूव होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बचेगा। इसको HI से रिएक्ट करोगे, आई विल गेट दैट मैग्नीशियम हाइड्राइड प्लस 8H2, ये बनेगा। सर वो DOW है। यस, डाउस प्रोसेस, DOW। इसको अगर NaHCO3 से रिएक्ट करूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आई विल गेट व्हाइट पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। दिस इज व्हाइट पीपीटी, दिस इज आल्सो व्हाइट पीपीटी। वैसे मैग्नीशियम के सारे सॉल्ट व्हाइट होते हैं, कलर्ड होते ही नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हीट करोगे ऑब्वियसली बात है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप HgSO4 से रिएक्ट करोगे, मर्क्यूरिक सल्फेट, तो मैग्नीशियम सॉल्ट बनेगा। ये भी .7H2 बनता है। दिस इज कॉल्ड एप्सम सॉल्ट। और कार्बोनेट को अगर अपन HNO3 से रिएक्ट करें तो नाइट्रेट बनेगा। एंड दैट विल बी हेक्साहाइड्रेटेड होता है। टेस्ट ऑफ क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम जो लैब में अपन को लगाना होता है, तो लैब में अगर आपको मैग्नीशियम गिवन है और आपको टेस्ट लगाना है तो आप क्या करो, लैब में अपन को डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलता है और अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा, उसको ऐड कर दो तो अपन को मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का व्हाइट पीपीटी। इसको कहते हैं अपन मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, व्हाइट पीपीटी मिलेगा ऑफ मैग्नीशियम ammonium phosphate, we'll get a white ppt। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट व्हाइट पीपीटी होता है, अगर आप उसे हीट करोगे तो आई विल गेट द व्हाइट पाउडर। बोलो तो वो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉजेस convulsions, CON, it's a disease, बताया था ना। दिस इज पॉइंट 1। और मैग्नीशियम के ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन लिख दिए मैंने। पोटेशियम को O2 से रिएक्ट करूंगा तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनेगा। सल्फर के साथ हीट करो तो ये तो K2SO4 बनेगा, और K2SO4 को अगर आप Al2SO4 होल थ्राइस के साथ मिक्स करो तो डबल सॉल्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एलम्स। एलम्स होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, दे आर एलम्स। और अगर
सल्फेट है, BaCl2 से रिएक्ट करूंगा तो व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट भी बन जाएगा। LMs are used as water softener, मैंने ख्याल से अपन ने लिखा हुआ था इन alkali metals। जो ब्रैकेट में वो लास्ट वाला क्या लिखा है? वो LMs लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला ऑफ द LM ना, LMs का फॉर्मूला ना, ये अपन ने उसमें ही पढ़ा था। वो Al to SO4 के आगे। LMs are used ना, पहले मैंने बताया था ना आपको लास्ट उसमें अल्कली मेटल्स में ही बताया। सर MgCl2 के नीचे क्या लिखा है? MgCl2 के नीचे सी वाटर लिखा हुआ है, फ्रॉम सी वाटर। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो अपन को मिलता है ना वो सी वाटर से मिलता है, मेन सोर्स ऑफ। नहीं सर, वो HCl गैस और हीट के आगे वाला MgCl2 एनहाइड्रस, 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 एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं होगा उसमें, विदाउट वाटर और मॉइस्चर, दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस। हो जाए तो बता देना।
हो गया, इतना टाइम थोड़ी लगेगा यार। हो गया सर। हो गया है सर। अरे तो बताओ ना भैया, अब नेक्स्ट टाइम से मैं चेंज कर दिया करूंगा। थर्ड पॉइंट, calcium sulfate dot 2H2O, that is called gypsum. जिप्सम का स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक होता है। ये स्ट्रक्चर है, जैसे क्यूबिक होता है, हेक्सागोनल होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक है, वो स्ट्रक्चर है। इसको अपन हीट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसका शेप चेंज हो जाता है एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक हो जाता है। इसको अगर आप बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिखोगे तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बचता है, दैट इज कॉल्ड हेमीहाइड्रेटेड सॉल्ट, प्लास्टर ऑफ सर पेरिस। पीओपी ना? हाँ, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। पीओपी को अगर आप 200 डिग्री पे हीट करोगे तो ये कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जिसको अपन कहते हैं बर्न्ट प्लास्टर, मतलब जला हुआ प्लास्टर बोलते हैं अपन उसको, दैट इज कॉल्ड बर्न्ट प्लास्टर। सर ये पूरा एनाइड्रस होता है ना? एनहाइड्राइट बोलते, उसका नाम ही एनहाइड्राइट है, इसका नाम ही एनहाइड्राइट है एज अ सॉल्ट, अपन उसे एनहाइड्राइट बोलते हैं। और अगर इसको एनहाइड्राइट को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे तो फिर ये डिकम्पोज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2, देन इट गेट डिकम्पोज। अपन से पूछते हैं वो कि अगर 200 डिग्री से नीचे हीट करेंगे तो फिर वो किस शेप में चेंज हो जाएगा, कौन से स्ट्रक्चर में चेंज होगा। अगर 200 डिग्री से अबव हीट करोगे तो क्या बनेगा, 200 डिग्री से नीचे हीट करेंगे तो क्या बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? मोनोक्लिनिक लिखा हुआ है। क्लिनिक। हाँ, वो स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्यूबिक वगैरह होते हैं ना, वो बताऊंगा मैं, सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा जितने यूनिवर्स में होते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर बताऊंगा, उनके बॉन्डिंगल्स, उनके सब कुछ बताऊंगा, वो याद रखने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद रखते हैं। सर 12th का है क्या टॉपिक? हाँ, वो सॉलिड स्टेट 12th का टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा हीट करने से बताओ शेप में क्या चेंज आता है, तो बताना पड़ेगा अपन को। मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक में चेंज होता है। complex with EDTA. EDTA is ethylene diamine tetraacetic acid. Ethylene diamine tetraacetic acid. अब EDTA तो अगर किसी में भी मतलब अपने पास आयंस गिवन है, सबसे अच्छा तो लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम के साथ टेंडेंसी ज्यादा होता है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम के साथ ज्यादा होता है स्ट्रोंशियम से, देन बेरियम से। लेड से भी कॉम्प्लेक्स बनाता है।
अगर किसी को लेड पॉइजनिंग होता है, लेड इज अ पॉइजनस सब्सटेंस, वो कई बार बच्चों को लेड पॉइजनिंग हो भी जाती है, तो डॉक्टर सीधा EDTA का इंजेक्शन लगा देता है, सोल्यूशन भर के बॉडी में लगा देगा, बॉडी में फिल करके वो भर देता है। तो we'll get that, huh? EDTA के स्ट्रक्चर की अपन को जरूरत नहीं है यार, नेक्स्ट ईयर अपन वैसे ही बताऊंगा मैं, इथाइलिन डायमाइन वो स्ट्रक्चर अभी बताऊंगा तो तुम लोग याद रखने की कोशिश करोगे। ये इथाइलिन है, CH2 इज कॉल्ड इथाइलिन। बताऊंगा तो फिर याद करने की कोशिश करोगे। ये डायमाइन हो गया, 2 NH2। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा और 4 एसिटिक एसिड लगाऊंगा तो टेट्रा एसिटिक एसिड होगी। ये लो हो गया स्ट्रक्चर, ये EDTA का स्ट्रक्चर। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर था इसलिए नहीं बताया मैंने, उसकी भी जरूरत नहीं थी अपन को, है ना, इसलिए नहीं लिखा मैंने। It is also used to convert hard water to soft water and to remove lead poisoning। वो इसके लिए भी अपन यूज करते हैं। सर वो लेड पॉइजनिंग कैसे रिमूव करेगा, मतलब कुछ रिएक्ट करता है क्या लेड के साथ? लेड के साथ रिएक्ट करेगा, लेड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये दोनों प्रोटॉन हटा देगा, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, और लेड के साथ जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो कॉम्प्लेक्स बना। तो कैल्शियम के साथ भी ऐसे ही बनाएगा, इन दोनों को हटाएगा और कैल्शियम को ऐसे बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बना लेगा उसके साथ, तो प्रेसिपिटेट जैसे बन जाएगी। ओके सर। थोड़ा सा अपन सीमेंट के बारे में भी लिखेंगे, कभी कभी अपन से पूछ सकते हैं सीमेंट के बारे में। नहीं, लेड का कॉम्प्लेक्स अपन को हार्म नहीं करता बॉडी में। सीमेंट में एक तो अपन से पूछ सकते हैं कि भाई सीमेंट का कॉम्बिनेशन बताओ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट। तो सीमेंट में क्या क्या होता है वो अपन से पूछ सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होगा ही होगा, लाइम तो होता ही है, मिट्टी पत्थर तो होगा ही होगा, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, आयरन ऑक्साइड भी होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड दोनों ही सीमेंट में प्रेजेंट होता है। उसके साथ पत्थर भी होगा, Al2O3 भी होगा, और FeO भी होता है, दैट्स बॉक्साइट। अब कभी कभी अपन से पूछते हैं कि सीमेंट जो होता है ना, प्लास्टर अपन करते हैं तो सीमेंट सेटिंग कैसे होता है उसका, तो अपन से कभी कभी पूछ लेते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। चलो देख लेते हैं व्हाट इज सेटिंग ऑफ सीमेंट। व्हेन मिक्स्ड विद वाटर it becomes hard. Water, it becomes hard.
due to hydration of molecules. And their rearrangements. The gypsum is added. जो ये gypsum अपन ने पढ़ा है, जो calcium sulfate. The gypsum is added to increase the time of setting. मतलब setting का जो time है उसको increase करने के लिए. Added to slow down the process of setting of cement. The process of setting of cement. ताकि अपन उसको शेप भी तो बना सके ना, वरना तुरंत सेट हो जाएगा तो फिर शेप कैसे बनेगा. तो अपन जिप्सम ऐड करते हैं ताकि सीमेंट का जो ड्यूरेशन है सेट होने का वो थोड़ा बढ़ जाए, इसलिए अपन उसमें जिप्सम ऐड करते हैं. अभी एक्चुअली क्या हुआ ना, जैसे अपन MgCl2.6H2O लिखा, अपन ने पढ़ा ना इसको ड्राई HCl से रिएक्ट करो तो MgCl2 बनेगा, प्लस HCl बनेगा, प्लस मतलब वी कैन राइट लाइक दिस ड्राई HCl के साथ अभी लिखा जैसे अपन ने. मैं उसको एक बार लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ. इसको अगर अपन हीट करेंगे तो आई विल गेट लाइक दिस. Then on further heating, magnesium OHCl at high temperature will get converted into MgCl2, MgO plus HCl. ये MgO plus HCl बनाता है. अब आप देखो अपन ने सिर्फ हीट करने से we will never get MgCl2. हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl मिलता है. अगर अपन को MgCl2 चाहिए प्लस 6H2 तो आपको इसे ड्राई HCl से हीट करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा. एंड दिस वाज द रीजन कि इसमें जो HCl बन रहा है ना, ये वाला HCl सिर्फ हीट करने से अपन HCl बनेगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन. Due to formation of HCl, seawater cannot be used. Seawater cannot be used in जो ships होते हैं ना उनके बॉयलर्स में. Ship boilers which corrodes the body, which corrodes the iron body. वो corrosion हो जाता है, iron body में जंग लग जाती है. The iron body. Due to this reason, we are not using the sea water. हम सी वाटर को डायरेक्टली बॉयलर में इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज उससे जो HCl निकलेगा ना वो HCl आयरन बॉडी को करेड कर देगा, जल्दी खराब कर देगा. दैट्स ऑल. अगर आप इसको अदरवाइज आपको इससे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं आप C plus Cl2 will give you MgCl2 plus CO, वो बना सकते हैं आप. लेकिन डायरेक्टली आप सी वाटर को हीट नहीं कर सकते टू गेट द MgCl2, वो नहीं कर सकते, वो नहीं पॉसिबल है. दैट इज नॉट पॉसिबल.
वो सर पॉसिबल वहां C+Cl2 लेने की जगह CCl4 ले सकते क्या? ले सकते हैं ना CCl4, लेकिन फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इधर तो लो टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप CCl4 लोगे तो उसको भी डिकम्पोज करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अपन उसको अवॉइड करते हैं, राइट। ये आपका ग्रुप 2 है, मतलब दिस इज एस ब्लॉक आपका कंप्लीट है। आप एस ब्लॉक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। योर होमवर्क विल बी लाइक दिस, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। उसमें कोई न्यूमेरिकल तो होगा नहीं, जो मैंने आपको पढ़ाया इसको रिवाइज करो, रिवाइज करके आप एस ब्लॉक पूरा सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं पूछ लेना, जो भी आपका डाउट्स होगा वो पूछ लेना। यस किसी का डाउट नहीं? नेक्स्ट पेज। नो सर। Submit. सर एक मिनट। अब बताओ क्या शुरू करना है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। यस चलेगा सर, thermodynamics. चलेगा चलेगा चलेगा, तुम लोग ये लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर देता हूँ, लेकिन फिर ये सॉल्व कर लेना तुम लोग, पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेता हूँ। पी ब्लॉक करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? लग जाएगा ना, तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो कि पी ब्लॉक करेंगे तो कितना टाइम? पी ब्लॉक भी जल्दी हो जाएगा, पी ब्लॉक में थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, मतलब इट विल टेक 2 क्लासेस तो अज्यूम कर लो। लेकिन 4 आवर्स की है, क्योंकि टाइम तो लगेगा यार, ऐसे थोड़ी होगा। शुरू करते हैं, हो गया ना? यस सर। यस सर। चलो भाई शुरू करते हैं। हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछ रहा है बच्चे। कुछ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो और जो मेन मेन रिएक्शन है उनको लिखो अलग, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। सर थर्मोडायनेमिक्स किस में लिखे, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में। थर्मोडायनेमिक्स ओके फिजिकल का टॉपिक है एक्चुअली, जिसमें आपने केमिकल ये इक्विलिब्रियम लिखा होगा ना, उसी में लिखना है। सर पहले तक तो डिफरेंस नहीं बनाए थे, अभी बनाया है ऑर्गेनिक हाँ इनऑर्गेनिक ना। हाँ, तो इनऑर्गेनिक वाले में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। अब थर्मो मीन्स हीट चेंजेस, मीन्स हीट, and dynamic means flow. Flow or changes. So we are talking about heat exchanges in the process. Process or reaction. अब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो रिएक्शन होगा, वो होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक चैप्टर जो है ना, वो डिफरेंट लॉज में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट लॉ होगा, जीरो लॉ भी होता है।
जिसको अपन जीरोथ लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड और थर्ड लॉ तो अपन साथ में पढ़ लेते हैं। थर्ड लॉ इज जस्ट अ डेफिनेशन, जैसे फर्स्ट लॉ भी, जीरो लॉ भी वो डेफिनेशन ही है बस। देन थर्मोकेमिस्ट्री। Thermochemistry is the application of first law. Of first law. A requirement of thermodynamics. From chemical equilibrium, we are able to predict the extent of reaction. A reaction can move in forward direction. In forward direction. But we are not able to predict. We are not able to predict the reaction is the heat exchange in the chemical reaction. We are not able to क्या लिखा? We are not able to predict the heat exchange in chemical reaction. Reaction. भाई कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी थे जिनके लिए केसी बहुत बड़ा था, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी थे जिनके लिए केसी बहुत बड़ा था। तो अपन कुछ ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं, उसमें वो नहीं कर पा रहे थे, अपन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। Even for endothermic reaction, Kc is very large. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर Kc बड़ा है तब तो ठीक है भाई, अपन ये अज्यूम कर लेंगे कि उसकी एनर्जी कम है प्रोडक्ट की, तो स्टेबल हो गया इसलिए। बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में Kc बड़ा है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो वो थोड़ा अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हमें थर्मोडायनेमिक्स सेपरेट चैप्टर में पढ़ना ही पड़ा। और थर्मोडायनेमिक्स में अपन कभी भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक मतलब बल्क में पढ़ेंगे अपन। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ होता है कि अगर कोई दो बॉडीज है, एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और मुझे गिवन है T2 is greater than T1. If these two bodies are kept close to each other, that is when they are touching each other, when two bodies at different temperature are kept close to each other, kept touching each other,
touching each other, then they attain thermal equilibrium. Thermal equilibrium due to flow of heat from body at high temperature to low temperature. Temperature to low temperature. तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, वो दोनों ही सेम हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम. Then this is called thermal equilibrium. अगर T2 बड़ा है T1 से तो इससे हीट फ्लो करेगा इसकी तरफ और फिर थोड़ी देर के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा. दिस कॉल्ड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो कहेंगे ये तो मैं ऑलरेडी पता है. ठीक है. Now before starting, in thermodynamics, we study the macroscopic properties. In bulk है properties of matter. मतलब कम से कम अपन पर मोल, हाफ मोल इस टाइप का पढ़ेंगे अपन, एक दो मॉलिक्यूल के लिए नहीं पढ़ेंगे. We do not study the microscopic property. Deal with microscopic properties. Microscopic properties मतलब 1 or 2 or 3 molecules like that. Properties. Now to study the thermodynamics ना हमको कुछ terms आने चाहिए. वो terms के basis पे ही हम thermodynamics पढ़ सकते हैं. The terms which are used in thermodynamics वो पढ़ते हैं. सर एक सेकंड के लास्ट पेज दिखा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल. तो अपन पहले आप लिख लो फिर मैं आगे बताता हूँ. आराम से लिख लो. यस सर, रिटन. सर नहीं. ठीक है. अब जो नहीं बोलेगा वो बताएगा भी कि हो गया. हाँ सर, हाँ हो गया मतलब सर मैं बताऊंगा आपको. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. ठीक है.
So सर एक सेकेंड यस सर डन done. यस सर अच्छा, तो टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स है, एक तो सिस्टम होता है, द पार्ट ऑफ universe, the part of universe which is selected for study, part of universe which is selected for study is called system. Is called system. It can be very small or it can be very large. The size of system can be very small. मतलब कोई स्टडी अपन टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, या मतलब आप अज्यूम कर लो कि भाई कोरोना कैन बी द सिस्टम, कोरोना पार्टिकल, तो बहुत छोटा होगा. और इट कैन बी वेरी लार्ज. हम ओसोन्स के लिए पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा होगा फिर तो सिस्टम, वेरी लार्ज. ओसन वगैरह बोल देंगे अपन तो हो जाएगा. अच्छा सर, ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिखा करो कोरोना जैसे, कोरोना बहुत खतरनाक है आज. हाँ. अच्छा, तुम लोग वैक्सीनेटेड हो गए आज? यस सर यस सर, सर पिछली वीक हो गए थे. यस सर सर यस आज ही लिया सर आज ही हुआ. सर मैं लेने वाला. अच्छा, तो स्कूल में ही लगा रहे हैं वो? हाँ सर हाँ सर. यस सर चलो ठीक है यार, लग तो रहा है कि कोरोना से ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके अपन फिर से कोशिश कर सकते हैं ऑफलाइन का. चलो ठीक है, थोड़ा सा डर तो लगता ही है ना. सर रेट लेकिन पर भी- गए तो बहुत बड़ा होगा। हाँ यार, फिर तो लॉस ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो इट कैन बी वेरी लार्ज, मतलब वो एक ग्लोब भी हो सकता है इस टाइप से, या कोई प्लैनेट भी हो सकता है उस टाइप से. दैट इज कॉल्ड सिस्टम. इट मे और मे नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्री. अब कोई फॉरेस्ट एरिया होगा तो उसकी बाउंड्री फिक्स करना मुश्किल होगा ना. मे नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्री. दूसरा होता है सराउंडिंग. सराउंडिंग्स, except the part of system everything in the universe is surrounding. Of universe is surrounding. Surrounding. इसका मतलब है therefore I can say that सिस्टम और सराउंडिंग को अगर अपन ऐड करते हैं यूनिवर्स तो अपन उसे यूनिवर्स बोल देंगे. और वर्क इज ऑलवेज डन
सिस्टम एनर्जी के टर्म्स में हो जाएगा, जैसे मान लो अपन को कोई टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन करने वाला पार्ट अपने लिए सिस्टम हो जाएगा। ये अपन कोई एक्सपेंशन और कंप्रेशन कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अ गैस है, तो अपने लिए वो 2 मोल्स ऑफ N2 गैस जो है वो सिस्टम हो गया, बाकी पार्ट सराउंडिंग हो। केमिस्ट्री में दैट इज व्हाट वी मीन बाय द सिस्टम। वर्क इज ऑलवेज डन at the boundary of system and surrounding. At the boundary of system and surrounding. At the system and surrounding. So work is always done at the boundary of system and surrounding. That is about the system and surrounding. Next point right there. Types of system. So there are mainly 3 type of system पढ़ेंगे अपन। एक होगा ओपन सिस्टम। सर उस लाइन का मीनिंग बताइए ना, वर्क इज ऑलवेज डन एट द बाउंड्रीज। हाँ, मतलब हो गया कि भाई अगर मान लो मैंने कोई फॉरेस्ट एरिया मतलब वो ले लिया, अपना सिस्टम ले लिया, तो इसके अंदर कुछ भी होता रहे, अपन ये अज्यूम थोड़ी करेंगे कि वर्क डन हुआ। हमें तो इन दोनों में कुछ चेंज होना चाहिए भाई। इससे या तो हीट लॉस्ट हो तो इसको गेन होगा, इससे गेन होगा तो इससे लॉस्ट होगा। तो भाई कुछ ना गेन और लॉस्ट जो है वो अपन बाउंड्री पे ही तो चेक कर पाएंगे, अंदर थोड़ी चेक कर पाएंगे, अंदर तो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके सर। तो एक ओपन सिस्टम होगा, एक क्लोज सिस्टम होगा, फिर एक आइसोलेटेड सिस्टम भी हो सकता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो we'll have 3 type of systems. अब तीनों में कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख देते हैं। मैं एग्जाम्पल ही लिख देता हूं। टी इन अ ओपन कप, वो मेरे लिए ओपन सिस्टम होगा। ओपन सिस्टम में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है तो इससे हीट एक्सचेंज भी हो जाए और मैटर एक्सचेंज भी हो जाए, दोनों ही एक्सचेंज हो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। सो heat as well as matter exchanged between system and surrounding तो अपन उसे कहेंगे ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब हो गया टी इन अ केटल। अब अगर अपन टी इन अ केटल लिखेंगे तो भाई देखो उसमें क्या होगा, हमारे लिए केटल तो क्लोज्ड है और वो अपने लिए सिस्टम हो गया। तो उसमें अपन कहेंगे क्लोज्ड केटल में हीट तो एक्सचेंज हो सकता है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। भाई यहां तो वेपराइज हो रहा था, बट यहां पर हीट एक्सचेंज तो हो सकता है बट मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब वेपराइज नहीं हो सकता बाहर, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। मैटर मतलब भाई चाय में मैटर क्या होगा, पानी, मिल्क,
वो वेपराइज अगर हो रहा है तो वेपर्स अगर बाहर जाएंगे तो मैटर एक्सचेंज हो रहा ना। जो केटल होगा उसमें क्या होगा, ठंडा तो होगा वो, लेकिन वेपर्स बाहर नहीं जा सकते, तो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। Only heat exchange with the surrounding, not the matter. Exchange with surrounding. But not the matter. That is called closed system. That is called closed system. सर आइसोलेटेड में ये लिख सकते हैं क्या कि टी इन अ थर्मस? Flask. Isolated system. Tea in a thermos flask. लिख देता हूं। अब थर्मस फ्लास्क में क्या होगा, ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना ही हीट एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम है और सराउंडिंग है, ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है और ना ही हीट एक्सचेंज हो सकता है। मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकते विद द सराउंडिंग, नाइदर हीट nor matter can be exchanged with the surrounding. With the surrounding. That is isolated system. So this is about the types of system. भाई different type के system. अब इसके ऊपर ना closed system को diathermic system भी बोलते हैं. It is also called diathermic system. मतलब उसमें heat exchange हो सकता है. Diathermic system. Diathermic मतलब दो जगह heat exchange हो सकता है system और surrounding में. That is called diathermic. That is. Next. सर वेट, डन सर। ठीक है। 9। अच्छा, आइसोलेटेड को एडियाबैटिक बोलते हैं, बिल्कुल। वो पूछ रहा है अपन से, आप आइसोलेटेड को ही एडियाबैटिक बोलोगे, बिल्कुल। सिस्टम थोड़ा अपन आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा अपने पास, वो वर्ड भी आएगा। नेक्स्ट लिखते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम के दो टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी। थोड़ा डिफरेंस लिख लेते हैं अपन, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जरूरत पड़ेगा तो अपन, वैसे मैं कोई डिफरेंस नहीं लिख रहा, मैं दोनों को अलग अलग ही लिखूंगा। The properties of system which are mass independent of system which are mass independent are called intensive properties. Property of system which are mass dependent of system which are mass dependent तो अपन क्या करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को याद रखेंगे आई से, मास इंडिपेंडेंट और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो दोनों आई आएगा, इसमें एक्सटेंसिव है और ये डिपेंडेंट है, मतलब इसमें आई नहीं थे, दोनों आई ऐसे अपन को याद रहेंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल बताओ कैसे, मतलब इंडिपेंडेंट कैसे अज्यूम करें। जैसे अपन कहेंगे डेंसिटी मास इंडिपेंडेंट, अब अपन इसको ऐसे कैलकुलेट भी कर लेंगे। अपन क्या करेंगे, एक सिस्टम ऐसे ले लेंगे और उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो क्या डेंसिटी अलग अलग हो जाएगा? क्या नहीं होगा, जो डेंसिटी इधर होगी वही इधर होगी। जो डेंसिटी पूरे ब्लॉक का था वही डेंसिटी उसको दो पार्ट में डिवाइड करने पे भी होगा। तो डेंसिटी मास से इंडिपेंडेंट है, आप चाहे 10 ग्राम ले लो या 5 ग्राम ले लो, तो डेंसिटी वही रहेगी। दैट इज कॉल्ड मास इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर, प्रेशर, भाई अगर इस रूम का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है तो फिर इसको दो पार्ट में भी डिवाइड करोगे रूम को तब भी उतना ही रहेगा, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी। कंसंट्रेशन कोई भी टर्म होगा ना, मान लो ये मुझे गिवन है, जैसे अपन ने एज्यूम किया, मान लेते हैं कि अपन ने रसना बनाया एक जग में, अब उस जग में जो रसना है उसको अगर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट। आपको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है, अगर अलग अलग हो जाए तो बता देना कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर सेम रहे तो बता देना इट इज मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। वेपर प्रेशर, वही वेपर प्रेशर तो वही रहेगा, इट डजंट डिपेंड कि कितना अमाउंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। इधर देखते हैं एग्जांपल लिख के कुछ। वॉल्यूम, ऑब्वियसली बात है अलग अलग हो जाएगा। इधर अगर 2 ये 10 ml है तो डिवाइड करने पे 5 ml हो जाएगा ये, और ये भी 5 ml हो जाएगा, तो वो डिवाइड हो रहा है ना, मास डिपेंडेंट। नंबर ऑफ मोल्स, अब मोल्स और मास में डिफरेंस ही क्या है? मास ही तो लिख रहे हैं एक तरीके से, मास डिपेंडेंट। मास क्यों लिखना है अपन को? हीट कैपेसिटी, इट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट। अगर मान लो मेरे पास वाटर है, अगर 10 ml वाटर है तो इसको गर्म करने के लिए मुझे कम टेम्परेचर चाहिए होगा, अगर 1 लीटर वाटर है तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, तो फिर देन इट विल बी अ हीट कैपेसिटी। मतलब इसकी कैपेसिटी कम है तो 1 डिग्री राइज जल्दी हो जाएगा, इसका 1 डिग्री बढ़ाना है, इसका 1 डिग्री बढ़ाना है, तो किसका जल्दी बढ़ जाएगा टेम्परेचर? हीट कैपेसिटी, मतलब 1 डिग्री राइज के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, तो इसको तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसको कम एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट। इसका अमाउंट कम है इसलिए जल्दी गर्म हो गया, इसका अमाउंट ज्यादा है इसलिए कम गर्म होगा, तो हीट कैपेसिटी विल बी। लेकिन अगर दोनों में 1 मोल ले लें तो मोलर हीट कैपेसिटी, देन 1 मोल होगा तो फिर मैं चेंज नहीं कर सकता ना अमाउंट,
तो 1 मोल होगा तो 1 मोल के लिए तो एक जैसे ही टेम्परेचर चाहिए, मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो सेम होगा, हीट कैपेसिटी इट विल बी दिस। सर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अगर लिखूंगा तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इधर होगा, एक्टिवेशन ये जैसे डिनोट करते हैं अपन, ईएमएफ ऑफ द नहीं एक्सटेंसिव के लिए बोल रहा था सर मैं। रुक जा ई नॉट ऑफ द सेल, ईएमएफ बोलते हैं अपन, वो तो कांस्टेंट होता है क्योंकि अपन को गिवन होता है। अगर नया सेल मार्केट से लेके आते हैं तो उस पर लिखा होता है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट ही रहेगा। That is called EMF of the cell. Heat capacity, that is extensive property. Internal energy बिल्कुल होगा। सारे थर्मोडायनेमिक फंक्शन जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, they all are extensive properties. They are all thermodynamic functions are extensive properties. They're extensive properties. They depend on the mass. मतलब अगर रिएक्शन मेरे पास ऐसे गिवन है, और इसका डेल्टा एच मुझे गिवन है, तो अगर आप रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल बनाएगा, अगर इसका 2 मोल 6 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 4 मोल बनेगा, तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। मतलब डेल्टा एच बिकम्स ट्वाइस। अमाउंट चेंज किया तो एंथैल्पी चेंज होगी, देन इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आर एक्सटेंसिव It is प्रॉपर्टी। also an extensive property. Sir, molality is also extensive. Molality will be concentration term, na? No, sir, molality, not rate. All concentration term will be the intensive property. अरे भाई मोलैलिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे भी ना, तो 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो मोलैलिटी अलग अलग थोड़ी हो जाएगी। कंसंट्रेशन कोई भी हो, अलग अलग थोड़ी होगा, इट विल रिमेन सेम। Okay, pH sir. of solution, they will remain same ना। pH मतलब concentration of H plus है, और क्या, pH of solution। आप उसको डिवाइड करके देख लो ऐसे। सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के थोड़े और एग्जांपल दे सकते हो? थर्मोडायनेमिक फंक्शन ही होंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में, वो जो अमाउंट पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम, मोल्स, जो मास पे डिपेंड करेगा अपन बता देंगे। अब इतने सारे प्रॉपर्टीज। ओके सर। मैंने तो पूरा केमिस्ट्री सोच के लिख दिया प्रॉपर्टीज, तो पूरा केमिस्ट्री में तुमसे क्या पूछेंगे वो सारा ही लिख दिया जाए, ओके सर। जो भी अपन से पूछ सकते हैं ना केमिस्ट्री में, अपन ने वो सारे लिख लिए थे। फ्री एनर्जी के एग्जांपल अभी नहीं दे पाऊंगा बेटा, रुको ये। अरे भाई हमने तो ये सब लिख पढ़े इसलिए क्योंकि ऑल थर्मोडायनेमिक फंक्शन, दीज आर थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ये तो अलग अलग आपको पूरा, मतलब इंटरनल एनर्जी पढ़ोगे इट विल टेक अराउंड 1 hour, एंथैल्पी पढ़ोगे इट विल टेक अराउंड 15 minutes, फ्री एनर्जी पढ़ोगे इट विल टेक अराउंड 1 class, एंट्रोपी इट विल टेक मोर देन 1 class। तो खुद ही अपने आप में पढ़ना है अपन। तो मैंने बस एग्जांपल लिख लिया, फ्री एनर्जी को जी से डिनोट करेंगे। वही तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखी, यही तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, ये लिखी, यही तो चैप्टर है अपना थर्मोडायनेमिक्स। देखो कितने अच्छे से याद दिला रहा सर, वैसे भी क्लास का टाइम हो गया इसको तो मतलब ये दिला रहा याद, देखो क्लास का टाइम हो गया, ज्यादा नहीं पढ़ाना। थर्मोफिजिक्स में भी है, लेकिन मैं फिजिक्स वाले पार्ट को छोड़ दूंगा, डिफरेंट तो होता है थोड़ा सा।
थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ लोगे तो फिजिक्स में पढ़ने के लिए कुछ बचता नहीं है, थोड़ा बहुत ही बचता है बस। चलो फिर अपन यही रुक जाते हैं, ठीक है, आज अपन यही रुक जाते हैं। ओके बाय सर। ओके ठीक है, बाय सर। चलो ठीक। Thank you, sir. Thank you, sir. सर। चलो बाय भाई, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो थैंक बाय यू, सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय सर। ओके ओके।